क्या आप लोगों को पता है कि सूरदास जी ने भी 15वीं शताब्दी में कानून लिखा था? आप लोगों को नहीं पता होगा, मैं आज आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि माननीय सूरदास जी ने भी 15वीं शताब्दी में कितने अच्छे तरीके से कानून लिखा था। हम तो जब अंग्रेजों का कानून पढ़ते हैं, जब उनकी लैटिन मैगजीम्स पढ़ते हैं जहां पर उन्होंने प्रिंसिपल्स दिए कुछ, वो हमें कहीं 1700 से देखने को मिलते हैं। लेकिन सूरदास जी ने तो 1400 कुछ में 15वीं शताब्दी में कानून लिखा था। हमने कभी समझने की कोशिश नहीं करी। दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव सिकरवार लीगल लैंप पर आज आपको माननीय सूरदास जी द्वारा लिखित कुछ ऐसे पद्य दिखाना चाहूंगा, ऐसी कविताएं दिखाना चाहूंगा जिनमें आपको कानून रिफ्लेक्ट होगा। और उस कविता पर जाने से पहले मैं बताऊं आपको कि हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सीरीज कर रहे हैं और वहां पर पुराने एक्ट की बात करें, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, तो वहां पर एक सेक्शन होती है 11 और ये करस्पॉन्डिंग सेक्शन है अब 9 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। यहां पर जो जितनी भी लीगल फ्रेटर्निटी है वो इस सेक्शन को प्ली ऑफ एलिबाई के नाम से जानती है। प्ली ऑफ एलिबाई का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा पहले ये बता दूं मैं आपको, जिससे कि वो कानून जो माननीय सूरदास जी ने लिखा वो आपको आसानी से समझ आ जाए और कहेंगे हाँ, आप बताइएगा वीडियो देखने के बाद क्या सचमुच में लिखा था या नहीं लिखा था। प्ली ऑफ एलिबाई का मतलब होता है दोस्तों कि जब किसी एक्यूज के ऊपर आरोप लगा कि इस समय पर इस स्थान पर आपने ये अपराध किया है, और अगर वो एक्यूज ये साबित कर देता है कि जिस समय पर ये अपराध किया जाना बताया जा रहा है मेरे द्वारा, उस समय पर मैं इस घटना वाले स्थान पर नहीं था। इसको दूसरे शब्दों में कहें तो जिस समय पर यह बताया जा रहा है कि अपराध इस स्थान पर मैंने किया है, उस समय पर तो मैं किसी दूसरे स्थान पर था जो घटना स्थल से इतनी ज्यादा दूरी पर है कि घटना के समय पर इस स्थान पर आ पाना पॉसिबल नहीं है। तो ये जो वो प्ली ले रहा है, ये जो ग्राउंड्स ले रहा है अपने आरोपों को, अपने ऊपर लगे आरोपों से बचने के लिए, इनको कहा जाता है प्ली ऑफ एलिबाई। एक दूसरे टाइप की प्ली और होती है जिसे बोला जाता है प्ली ऑफ इम्पॉसिबिलिटी। असंभव है मेरे द्वारा यह अपराध किया जाना। मान लो कि किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप है कि उसने रेप किया है, लेकिन वो व्यक्ति कहता है कि साहब मैं तो रेप करने के योग्य ही नहीं हूं, असंभव है मेरे द्वारा रेप का किया जाना। तो वो यहां पर कौन सी प्ली ले रहा है? प्ली ऑफ इम्पॉसिबिलिटी। ये आरोप लगाया जाए किसी व्यक्ति के ऊपर कि इस पर्टिकुलर ए व्यक्ति ने एक ऐसा पत्र लिखा है और सबको भेज दिया है जिसके कारण मेरी बेइज्जती हो गई है, डेफामेशन, मानहानि का आरोप लगा रहा है एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो ये प्रूव कर देता है कि साहब मुझे तो लिखना ही नहीं आता, और ये कह रहा है कि इस आदमी ने लिखा है। इट इज अ प्ली ऑफ इम्पॉसिबिलिटी। ऐसी बहुत सारी प्ली हो सकती है। तो सूरदास जी ने ऐसा कहां पर क्या लिखा, आज मैं वो आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं। दोस्तों प्रसंग तब का है कि कृष्ण जी को बचपन में कान्हा के नाम से जाना जाता है, गोपाल के नाम से जाना जाता है, लड्डू के नाम से जाना जाता है और कितने सारे सैकड़ों नाम से जाना जाता है, और एक नाम था उनका माखन चोर। तो कहानी माखन चोरी से शुरू होती है और चोरी का आरोप लग जाता है कृष्ण जी के ऊपर जब वो छोटे से हैं। मैया यशोदा के पास उनकी सारी पड़ोसन आकर शिकायत करती हैं कि मैया देख, तेरे कान्हा ने हमारा सारे का सारा माखन चुरा लिया है और माखन को कुछ को खा गया है, कुछ को अपने साथियों में, अपने सखाओं में बांट दिया और कुछ को नीचे बिखेर दिया है। आपको ये याद दिला दूं कि पुराने जमाने में माखन छीके में रखा जाया करता था। छीका क्या होता है कि ऊपर छत में एक कुंदा लगा दिया जाता है लोहे का, और उसके
उसमें रस्सियां बांधी जाती हैं ऐसे करके, और इस रस्सी के नीचे गोल एक छल्ला लगा दिया जाता है। उस छल्ले के ऊपर वो मक्खन की हांडी रख दी जाती है। तो इस रस्सी से लटके हुए छल्ले को बोला जाता है छीका। तो छीके में वो माखन रखा जाता था और आरोप लगता है कृष्ण जी के ऊपर कि आपकी मैया तेरे लाल ने देख हमारा सारा माखन खा लिया है। अब इतनी सारी पड़ोसन आ गई मैया को शिकायत करने कि मैया का पारा तो चढ़ गया। मैया ये भी भूल गई कि वो तो बच्चा है, तो कहती है आज आ जाने दे कान्हा को, आज मैं उसकी ना ऐसी पिटाई लगाऊंगी कि वो कभी चोरी नहीं करेगा। शाम होती है, कान्हा जी घर लौटते हैं। घर लौटते उन्हें पता था कि ये टाइम होता है, तो अड़ोसन पड़ोसन भी आ गई। मैया का पारा फिर और चढ़ गया और घर पे आते ही डंडा लेकर खड़ी हो गई कि कान्हा, ये इतनी सारी पड़ोसन आरोप लगा रही हैं कि तेने इनकी चोरी कर ली है माखन की, इनका सारा माखन तू खा गया है, क्यों करी तेने चोरी, मेरी बेइज्जती कराता है तू। तो बड़े साधारण शब्दों में कहते हैं कान्हा जी, मैया मैं नहीं माखन खायो। जिस तरीके से कोर्ट में एक एक्यूज के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि आपके ऊपर ये आरोप है, और वो एक्यूज मना करता है कि नहीं ये अपराध मैंने नहीं किया है। सिमिलरली जब कान्हा जी के ऊपर आरोप लगा चोरी का, माखन चोरी का, तो उन्होंने कह दिया नहीं ये चोरी मैंने नहीं की है। ये आरोपों का डिनायल था। देखिए ये कहानी मैं केवल आपको समझाने के लिए सुना रहा हूं, इसको आप किसी और दूसरे वे में मत निकालिएगा। मेरी कोई इंटेंशन गलत नहीं है, बहुत अच्छी इंटेंशन है, हमारे आराध्य हैं प्रभु कृष्ण जी, उसको किसी दूसरी बातों से आप मत जोड़िए। अब क्योंकि देखिए इतनी सारी पड़ोसनों ने मैया को भरा हुआ था, तो मैया के अंदर बहुत गुस्सा था। उन्होंने कहा नहीं, ये इतनी सारी पड़ोसन आके कह रही हैं, क्या ये झूठ बोल रही हैं, ये गवाह हैं इतनी सारी, तो तेरे ऊपर क्या झूठ बोल रही हैं। सिमिलरली प्रोसिक्यूशन क्या करता है दोस्तों, कई सारे गवाह लाकर पेश करता है कोर्ट के सामने, और वो कहता है कि ए पर्टिकुलर व्यक्ति ने ही अपराध किया है और इतने सारे गवाह हैं। अब इन सारे गवाहों को कान्हा जी बड़ी चतुराई के साथ सारी एविडेंस को नल एंड वॉइड कर देते हैं, और क्या कहते हैं वो मैं सूरदास जी की एक कविता आप लोगों को आज दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से कृष्ण जी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खत्म कर दिया और कितनी चतुराई के साथ खत्म किया। ये आप लोगों को बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए। कविता का शीर्षक है मैया मैं नहीं माखन खायो, मैया मैंने माखन नहीं खाया है। आरोप का खंडन कर दिया। अब केवल और केवल खंडन कर देने से काम नहीं चलेगा, बर्डन ऑफ प्रूफ, सबूत का भार भी कान्हा जी के ऊपर आ गया था कि नहीं, मैया कहती है नहीं तूने ही माखन खाया है, इतनी सारी लोग, ये इतनी सारी पड़ोसन कह रही हैं, ये झूठ नहीं है, और देख तेरे मुंह पे अभी भी माखन लगा हुआ है, तो ये सबूत है, ये इफेक्ट है, उसका परिणाम है जो तूने फैक्ट इशू किया है माखन चोरी करके। तो कान्हा जी कहते हैं कि मैया सुन, कहते हैं भोर भयो गैयन के पाछे मधुवन मोहि पठायो। भोर का मतलब होता है सुबह सुबह, और गैयन का मतलब गायों के पीछे पीछे, मधुवन का मतलब जंगल में मुझे पठायो का मतलब भेज दिया। कृष्ण जी कहते हैं कि मैया सुबह सुबह दिन निकलते ही तो तुमने मुझे गैयों के पीछे पीछे मधुवन भेज दिया था, मैं कैसे यहां पर चोरी कर सकता हूं, मैं तो जंगल में हूं, गायों के पीछे पीछे गायों को चरा रहा हूं, मैं कैसे चोरी कर सकता हूं। क्या कर रहे हैं कान्हा जी, प्ली ले रहे हैं एल बाई वाली, कह रहे हैं कि जहां पर अपराध का होना बताया गया है, गांव के अंदर तुम्हारी पड़ोसन के घर के अंदर अपराध हुआ है, मैं तो वहां हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तो सुबह सुबह गैया लेके चराने के लिए निकल गया था। और सुन मैया,
चार पहर बंसी वट भटको, सांझ परे घर आयो। चार पहर का मतलब देखिए 24 घंटे में 8 पहर होते हैं, तो वो कहते हैं कि 4 पहर यानी 12 घंटे तो मैं बंसी वट में भटका हूं, और सांझ परे घर आयो का मतलब शाम को मैं घर लौट कर आया हूं। तो मैया सुबह भेज दिया, शाम को आया हूं, कैसी बात कर रही है तू? इनकी बातों में क्यों आ रही है? मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैंने किसी की कोई माखन की चोरी नहीं करी है। अर्थात ये बता देना कि मेरा इस अपराध स्थल से चला गया था, मैं तो घटना होने से पहले ही, साथ में ये भी प्रूव करना है कि घटना के इतनी देर बाद आया हूं लौटकर कि यहां इस स्थान पर मेरा हो पाना पॉसिबल ही नहीं है। प्ली ऑफ एलिबाई। कान्हा जी भी यही कर रहे हैं, मैया को यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैया पूरे दिन तो देख मैं गायों के पीछे पीछे बंसी वट में भटका हूं, शाम को मैं घर आया हूं, मैं कैसे चोरी कर सकता हूं? मेरे पास चोरी का अवसर ही नहीं है, ओकेजन ही नहीं है मेरे पास चोरी का। और आगे ये तो हुई प्ली ऑफ एलिबाई। अब देखिए प्ली ऑफ इम्पॉसिबिलिटी को किस तरीके से वो प्रूव करते हैं। आगे क्या कहा है सूरदास जी ने, मैं बालक बहियन को छोटो, छीको कहीं विध पायो। छीको ये वही छीको है जो ऊपर छत में लटकाया गया था, जिस पर माखन रखा जाता है। तो कान्हा जी कहते हैं कि मैया मैं तो बालक हूं, बहियन को छोटो मतलब छोटी छोटी बाहों वाला, छोटी छोटी भुजाओं वाला मैं तो बालक हूं। अब तू ही बता कि मैं छीके तक किस विधि पहुंच जाऊंगा? वो कौन सा तरीका है जो मैं छीके तक पहुंच गया? मेरे छोटे छोटे हाथ कैसे छीके तक पहुंच जाएंगे? क्या कहना चाह रहे हैं? प्ली ऑफ इम्पॉसिबिलिटी। तो अगर आप डिफेंस काउंसिल हैं तो आप अपने क्लाइंट से पूछिए कि जो उसके ऊपर आरोप लगे हैं क्या उनको करने में वो सक्षम है या नहीं है। कई बार क्लाइंट छिपा लेता है। मेरे एक साथी हैं, उनके पास एक केस आया और उन्होंने बताया कि उस लड़के के ऊपर रेप का आरोप लगा है। उसने जब अरेस्ट हुआ तब पुलिस को नहीं बताया, चार्ज लगे तब नहीं बताया, पहले वकील साहब को नहीं बताया। अब जब लास्ट होने को आ गया है ट्रायल, तब नए वकील साहब मेरे दोस्त हैं, उनके पास वो आया और कहने लगा कि सर मेरे से कहा तो नहीं जा रहा है लेकिन कहना पड़ेगा कि सर मैं रेप नहीं कर सकता, मेरी तो फीलिंग्स ही दूसरी वाली है सर, मैं रेप नहीं कर सकता। अब उन्होंने कहा कि चलो आप कैसे प्रूव करोगे? तो उसने 2-4 बातें बताई जिनसे प्रूव हो रहा था कि यस कि ये व्यक्ति रेप नहीं कर सकता था। तो प्ली ऑफ इम्पॉसिबिलिटी उसके पास है लेकिन ली नहीं उसने। तो आपको प्ली ऑफ इम्पॉसिबिलिटी पर भी काम करना होगा। तो यहां कान्हा जी ने यही बताया कि मैया मेरे पास तो प्ली ऑफ इम्पॉसिबिलिटी है, छोटे छोटे मेरे हाथ हैं, छीका बहुत ऊंचे पे होता है। पहले तो आपने देखा था कि मकान भी इतने ऊंचे ऊंचे हुआ करते थे। तो मैया मेरे हाथ छीके तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए मैं माखन नहीं चुरा सकता। और जितनी भी ये पड़ोसन हैं ये सब झूठ बोल रही हैं, मैंने माखन नहीं चुराया है। तो मैया के माइंड में कुछ कुछ इंप्रेशन बनने लगा कि हाँ ये बात तो ठीक कह रहा है लल्ला, पर साथ में मुंह पे लगा हुआ माखन दिखाई दे गया। अब मैया कहती है कि चल मैं तेरी ये बात मान भी लूं तो तेरे मुंह पे तो माखन लगा हुआ है, ये कैसे लग गया? इसका मतलब ये पड़ोसन ठीक कह रही है। देखिए कान्हा जी कितनी अच्छी प्ली लेते हैं और क्या कहते हैं, कहते हैं ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं। बैर का मतलब दुश्मन, दुश्मनी निभा रहे हैं। ग्वाल बाल जो मेरे सखा हैं ये सब मेरे से दुश्मनी निभा रहे हैं। बरबस मुख लपटायो, जबरदस्ती इन्होंने मेरे हाथ पकड़े, किसी ने पैर पकड़े, इन्होंने लिपटाया है माखन मेरे मुंह पे। तो भैया चोरी तो इन्होंने करी है, मेरे ऊपर तो एविडेंस लगा दिया इफेक्ट दिखाने के लिए, लेकिन मैंने चोरी नहीं करी है। अर्थात क्या कहना चाह रहे हैं, अगर आप डिफेंस काउंसिल हैं तो आपका एक्यूज
ये कहना चाह रहा है कि मेरे ऊपर तो पुलिस ने एविडेंसेस झूठी दिखाई है, एक भी एविडेंस मेरे से रिकवर नहीं हुई है, झूठी एविडेंसेस के आधार पर यह केस चलाया जा रहा है। इसी तरीके की कुछ प्ली कान्हा जी ने ली और कहा, ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बर बस मुख लिपटायो। मैंने नहीं खाया है माखन, इन्होंने जबरदस्ती मुझे मेरे मुंह पर लगा दिया है, कपड़ों पर लगा दिया है, तो तब मैया तुझे लग रहा है कि शायद मैंने माखन खाया है। और फिर भी नहीं मानती हैं, तो कहते हैं, तू माता मन की अति भोरी, इनके कहे पति आयो। कहती है मैया, कान्हा जी कहते हैं, मैया तुम बड़ी भोली हो, ये जितनी भी तुमको शिकायत लगा रही है ना, तुम इनकी बातों में आ गई हो और तुम मुझे समझ नहीं पा रही हो। मैं सच कह रहा हूं, मेरे पे विश्वास नहीं कर रही हो तुम। अर्थात यहां पर मैया जज की पोजीशन में बैठी है, सारी बातों को सुनने के बाद जज को डिसाइड करना होता है कि कोई फैक्ट प्रूव हुआ या डिसप्रूव हुआ। सारी एविडेंसेस देखने के बाद ये विश्वास करना होता है उनको कि ऐसे फैक्ट का एग्जिस्टेंस, अस्तित्व है या अनअस्तित्व है। और अगर डायरेक्ट एविडेंस से ये बिलीव नहीं हो पा रहा है या डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, तो फिर सर्कमस्टांशियल एविडेंस के आधार पर माननीय कोर्ट को डिसाइड करना होता है कि इन परिस्थितियों में एक प्रूडेंट मैन क्या सोचेगा, एक प्रज्ञावान व्यक्ति क्या सोचेगा कि क्या इस तथ्य का अस्तित्व है। अगर प्रज्ञावान व्यक्ति इन परिस्थितियों में सोचता है कि यस इस तथ्य का अस्तित्व है, तो वो तथ्य प्रूव्ड मान लिया जाएगा, साबित मान लिया जाएगा। कोर्ट कंसीडर कर सकती है कि यस ये फैक्ट प्रूव हो गया है। तो मैया यहां पर बैठी है और देखिए, मैं एक जस्टिस साहब को सुन रहा था और मिस्टर फली नरीमन साहब भी यही कहते आए हैं, उनको काफी पढ़ा है मैंने उनको। वो ये कहते हैं कि 25% आपके जो केस के फैक्ट हैं वो केस जिताते हैं, 25% आपको जो लॉ है उस फैक्ट पे एप्लीकेबल लॉ है वो अगर आपको आता है तो वो केस जिताता है। और वो कहते हैं बाकी जो बचा हुआ 50% है ना, 50%, वो आपको जानना पड़ेगा कि जज साहब कैसे हैं, कौन सी बात से वो नाराज हो जाते हैं और कौन सी बात से वो बहुत अच्छे से आसानी से कॉन्सेप्ट को सुनते हैं। तो कान्हा जी यहां पर वही प्रक्रिया अपना रहे हैं। बिल्कुल उनको पता है कि अगर मैंने मैया को नाराज कर दिया और अगर मैंने मैया को खुश नहीं किया तो जजमेंट मेरे फेवर में नहीं आएगा। वो यही कोशिश कर रहे हैं और कहते हैं कि तू माता मन की अति भूरी, इनके कहीं पति आयो, कि इनके चक्कर में मत आना माता, ये तो झूठी है, ये ऐसे ही झूठे झूठे आरोप लगा के मुझे परेशान करती रहेगी और तू बहुत भोली है, इनकी बातों में आ जाती है यूं ही। अर्थात वो जज साहब को परस्यू करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं, जिय तेरे कछु भेद उपज है, जान परायो जायो। और आजकल तूने मैया मुझे ना पराया समझ लिया है, तेरे मन में कुछ गड़बड़ हो गई है। अर्थात प्रिजुडिस करने की कोशिश कर रहे हैं, मैया को प्रिजुडिस करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये एक अच्छे एडवोकेट की खासियत होती है कि डायरेक्टली प्रिजुडिस ना करके घुमा फिरा के जज साहब को प्रिजुडिस करने की कोशिश करते हैं वो। अर्थात वो कह रहे हैं कि मैया अब तेरे मन में कुछ भेद आ गया है और मुझे तुम पराया समझने लग गई हो। ये मैं अपनी लकुट कमरिया बहुत ही नाच नचाया। और वो कहते हैं कि ये ले अपना कंबल और ये ले अपनी लाठी, अब तुमने मुझे खूब नाच नचा लिया है, खूब मुझे गईयों के पीछे घुमा लिया है, अब मैं कोई काम नहीं करूंगा, ये ले, मुझे नहीं मतलब है कोई इन सब चीजों से। नाराज हो गए। कभी कभी वकील साहब को एग्रेसिव होना पड़ता है, कभी कभी मीठा होना पड़ता है। तो देखिए हर एक गुण है कृष्ण जी में कि वो एक बिल्कुल, और देखिए बचपन में, नॉट बड़े होके तो वो बड़े महारथी थे, बट देखिए बचपन में ही कितने सारे गुण एक अच्छे वकील की तरह अपनी मैया को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब इसके बाद में हुआ क्या, अब देखिए फाइनली कृष्ण जी ने
उस जज साहब को जो मैया के रूप में बैठी हैं उनको जीत लिया। और सूरदास जी क्या कहते हैं, सूरदास तब विष ही जसोदा ले उरकंठ लगायो। अब इतनी सारी बातें देखने के बाद कहती है चलो पड़ोसन तुम झूठ बोल रही हो, मेरा तो कान्हा बड़ा सच्चा है, उठाया और गले से लगा लिया, बाइज्जत बरी कर दिया। तो इस कविता से आपको प्ली ऑफ एलिबी और प्ली ऑफ इम्पॉसिबिलिटी, मैं उम्मीद करता हूं सेक्शन 11 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 9 BSA काफी हद तक जीवन भर आपको याद रहेगी। तो दोस्तों अगर आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, एक दो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, कमेंट करके बताइए। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब वर्ड टू वर्ड बेयर एक्ट की लैंग्वेज से नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 9 भारतीय साक्ष्य अधिनियम को हम देखेंगे और उसमें क्या वर्ड्स यूज हुए हैं, कॉन्सेप्ट अब आपके मन में रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।